नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ। इन दिनों चारों तरफ से आप कुछ खास किस्म की आवाजें सुन रहे हो। कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार खनन माफियाओं के आगे झुक गई है और उसने अरावली में सेंध लगवाने की इजाजत देने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित संपदा से बाहर निकालने की बात कही है, जबकि सरकार कह रही है कि जो भी आदेश निकाला जा रहा है सब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही निकाला जा रहा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार के मन में खोट है और सरकार का मानना है कि विपक्ष बिना बात सत्ता पाने के लालच में चोट पर चोट करने की कोशिश करके आम आदमी को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का एक खास वर्ग सरकार के पक्ष में जमकर अपने समाचार, विचार, चर्चाएं, परिचर्चाएं दे रहा है, तो दूसरा वर्ग आंख बंद करके विरोध करने पर उतरा हुआ है। यानी सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन चैनल तीर तर्कश का ध्येय वाक्य ही है, पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष। और इसी निष्पक्ष ध्येय वाक्य का फॉलो अप करते हुए मैं आपकी अदालत में हाजिर हुआ हूं इस प्रकरण के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। और सच क्या है, 7 तालों 7 पर्दों के बीच में छिपा हुआ भी हो चाहे, वो सामने आ ही जाता है। इससे पहले कि हम अरावली के इस विवाद के ऊपर बात करें, हमें जानना होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या महत्व है, कितनी पुरानी है, इसका इतिहास क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, ज्योग्राफी के भूगोल के जानकारों के अनुसार और परिस्थितिकी विज्ञान के एक्सपर्ट के अनुसार अरावली की पहाड़ियां लगभग 250 से 350 करोड़ वर्ष पहले की हैं। इनकी लंबाई लगभग 670 किलोमीटर से लेकर 692 किलोमीटर तक मानी गई है और ये लगभग 1.44 लाख किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इतना ही नहीं, ये पहाड़ियां केवल भारतवर्ष के 4 राज्यों को कवर करती हैं और इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल किए जाते हैं। यहां पर रहने वाले लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफ लाइन है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 200 मीटर से लेकर 600 मीटर तक मानी गई है, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पहाड़ियों की ऊंचाई केवल 30 मीटर से 100 मीटर के बीच में भी रखी गई है। और ये जो छोटी पहाड़ियां हैं, इन्हीं को लेकर आज सबसे बड़ा विवाद पैदा हो गया है। अब इस विवाद की जड़ में क्या है, थोड़ा हम इसको पलटकर देखें। ये कोई नया विवाद नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। आज से लगभग 50-60 साल पहले भी इस तरीके का प्रयास किया गया था। हरियाणा के कोट और अलावल, इन स्थानों पर खनन की अनुमति दी गई और खनन की ये अनुमति दी गई 1990 के आसपास। विवाद हुआ, पर्यावरण के संरक्षणवादी आगे आए और हरियाणा के राज्य को ये आदेश वापस लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि पहले आप ये तय करिए कि कितनी ऊंचाई की पहाड़ियों को आप पहाड़ मानेंगे। मामला चलता रहा। 2003 के आते आते कोर्ट के आदेश पर हरियाणा के ही फरीदाबाद, गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, और मेवात में भी खनन पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि ये खनन तब तक शुरू नहीं होना चाहिए जब तक इन पहाड़ियों की परिभाषा तय नहीं हो जाती, अरावली के पर्वतों की परिभाषा तय नहीं हो जाती। यानी कोर्ट अपना रोल अदा करता रहा और लोग और सरकारें अपना रोल अदा करते रहे।
जब ये आदेश आया तो खनन पर रोक लगी, और खनन पर रोक लगने का मतलब था कि उन लोगों में बड़ी बेचैनी हुई जिनकी आजीविका खनन से चलती थी। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है या जो मार्बल है, व्हाइट मार्बल है, ये मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियों से ही निकाला जाता है। कुछ मात्रा में अभ्रक, जिप्सम और कोपर जैसे खनिज पदार्थ भी अरावली की पहाड़ियों से खोदकर निकाले जाने का कार्य वर्षों से चलता रहा है। 2002 में जब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उनके संज्ञान में यह मामला लाया गया। खनन करने वाले लोग उनसे मिले और अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, खनन पर इस प्रकार की रोक उचित नहीं है, क्योंकि ये लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उन्होंने 100 मीटर के ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ नहीं मानकर, उससे कम ऊंचाई वाले पर्वतों को पहाड़ नहीं मानकर ये कहा कि इससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र ही पहाड़ माने जाएंगे, और वहां पर खनन की बाढ़ सी आ गई। इस पर भी विवाद हुए, फिर से मामला कोर्ट में गया, और इस बीच अशोक गहलोत की सरकार भी चली गई। वहां पर सरकार बनी वसुंधरा राजे की, लेकिन वसुंधरा राजे के समय में भी खनन का कार्य जारी रहा। यानी खनन का ये खेल तो बहुत पुराना है। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही या भारतीय जनता पार्टी की रही, सब ने अपने अपने तरीके से खनन करने वाले लोगों को समय समय पर छूट दी है, लेकिन इस छूट का गलत फायदा भी उठाया गया। बात यहां तक आई कि जब एक खनन की कंपनी को खनन करना था तो पहाड़ों की ऊंचाई नापने की बात आई, और उस कंपनी ने अल्ट्रामीटर का प्रयोग करते हुए 861 मीटर ऊंची पहाड़ी पर खनन करना शुरू कर दिया और कहा कि इस पहाड़ी की ऊंचाई केवल 90 मीटर है। यानी ये खेल पैसे का है, ये खेल पावर का है, ये खेल पॉलिटिक्स का है, और इस प्रकार से ये विवाद चलता रहा। आखिरकार 21 दिसंबर को, यानी अभी 3-4 रोज पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और उसमें सरकार से कहा गया कि एक कमेटी और बनाई जाए जो तय करे कि इनकी ऊंचाई कैसे नापी जाएगी। फिलहाल तो ये तय हुआ कि जिस क्षेत्र में वहां की भूमि से किसी पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसे असंरक्षित पहाड़ या असंरक्षित पहाड़ी घोषित करके वहां पर खनन, सड़क निर्माण या दूसरे औद्योगिक कार्य किए जा सके। लेकिन इस पर भी एक पेच फंसा, और यह पेच फंसा विभिन्न राज्यों की सरकारों के अलग अलग खेल, खनन माफियाओं के साथ उनकी डील और ऐसे दूसरे मुद्दों को लेकर। होता यह है कि जो भी व्यक्ति सरकार में होता है, जो भी दल सरकार में होता है, अपने चाहने वालों को फायदा जरूर पहुंचाता है, और ये फायदा एक तरफा नहीं होता। खनन वाले भी फायदा देते हैं सरकार के अंदर मंत्री और दूसरे अफसरों को, नेताओं को, उसके बदले में उन्हें छूट दी जाती है खनन करने की। इतना ही नहीं, अवैध रूप से खनन भी चलता ही रहता है, चलता रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी ये रुकने वाला है। इसी समस्या का हल करने के लिए इन अरावली पर्वतों को परिभाषित करने की कोशिश की गई। अब गुजरात में मानक कुछ और, हरियाणा में मानक कुछ और, दिल्ली में मानक कुछ और, राजस्थान की सरकार के मानक कुछ और। ऐसे में फिर एक विवाद खड़ा हो गया, एक दूसरे का संदर्भ देकर छूट की मांग होने लगी। तब ये तय किया गया कि ऐसे पहाड़ जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर से कम होगी, उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, और वहां पर उद्योग का, खनन का या सड़क निर्माण जैसा कार्य किया जा सकेगा। यानी वे संरक्षित भू संपदा से, संरक्षित प्राकृतिक संपदा के क्षेत्र से बाहर आ गए, और यहीं से बवाल होना शुरू हो गया। जब ये बवाल हुआ तो इसके मूल में हम जाते हैं। अपने कार्यक्रम में एक बड़े टीवी चैनल के बड़े पत्रकार ने यह कहकर के सनसनी सी फैला दी कि दिल्ली और एनसीआर में AQI के ज्यादा होने के पीछे अरावली पहाड़ों की भी बड़ी भूमिका है, और ये एक प्रकार से एयर ट्रैपिंग का काम करते हैं। यहाँ की वायु प्रदूषित होती है, प्रदूषित होकर के
ऊंचे उतना नहीं उठ पाती, खासतौर पर नवंबर से जनवरी तक, जब काफी ठंड पड़ती है। और ऐसे में ये वायु दिल्ली के क्षेत्र में ही घूमती रहती है, यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर डालती है। उन्होंने तो दिल्ली क्षेत्र को एक कटोरे की संज्ञा भी दे दी। और ये खास पत्रकार आजकल सरकार के खास प्रिय पत्रकारों में शामिल हैं। कहा जा सकता है उन्होंने सरकार के तोते की भूमिका अदा करने की कोशिश की। लेकिन अखिलेश यादव जैसे बेबाक नेताओं ने आगे आकर इसका विरोध किया और कहा कि अरावली के पहाड़ों को संरक्षित ही किया जाना चाहिए, नहीं तो केवल दिल्ली ही नहीं पूरा देश बीमार हो जाएगा। अरावली केवल अरावली नहीं है, कहा गया है कि अरावली हमारी लाइफ लाइन है। ये बात अखिलेश ने नहीं, दूसरे लोगों ने भी कही। अब चूंकि सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, इसलिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव, जो कि अलवर से सांसद भी हैं, वो आगे आए सरकार का पक्ष लेकर और उन्होंने कहा कि सरकार सदैव से ही हरे भरे हरियाली क्षेत्र की समर्थक रही है और हमने पहले से ही ये तय किया हुआ है कि जहां कहीं पर खनन भी होगा उसमें जितने वृक्ष काटे जाएंगे उससे 10 गुने वृक्ष लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि केवल 0.19% पहाड़ियां ही इस श्रेणी में आती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उनकी नजर में 99% के आसपास पहाड़ इस योजना को लाने के बाद, इस निर्णय को लागू करने के बाद भी संरक्षित ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष ने भी इसके इस संदर्भ में काफी कुछ कहा। टीकाराम जूली ने कहा कि ये हमारे कैसे मंत्री हैं जो खुद राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, अरावली क्षेत्र के रहने वाले हैं, अलवर के सांसद हैं और वे ही अरावली के पहाड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यदि इस फैसले को लागू किया गया तो फिर 90% अरावली के पहाड़ असंरक्षित श्रेणी में आ जाएंगे। कहा उसके बाद ये भी कहा गया कि राजस्थान में कुल मिलाकर 12,048 पहाड़ियां हैं और वहां की सरकार ने, वहां पर क्योंकि भाजपा की भजनलाल की सरकार है तो वो भी आगे आई और उन्होंने कहा कि ये 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही पहाड़ियां ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में आएंगी। साथ ही साथ रविंद्र भाटी, जो कि निर्दलीय विधायक हैं राजस्थान के, उन्होंने भी इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए का एक बजट दिया जाना चाहिए अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए, क्योंकि अगर इन पहाड़ियों को असंरक्षित घोषित कर दिया गया तो फिर इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इसके आगे आए अशोक गहलोत और जिन्होंने अपनी चतुर राजनीतिक बयानबाजी के साथ कहा कि अरावली केवल पर्वत नहीं, ये हमारा रक्षा कवच है और यदि इसको नुकसान पहुंचता है तो राजस्थान में भी पानी का, जल का भारी संकट पैदा हो जाएगा। एक के बाद एक नेता, दल, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, पत्रकार आगे आ रहे हैं और अरावली के ऊपर बातें कर रहे हैं। खैर, एक बार फिर से आते हैं और विवेचन करते हैं कि क्या सचमुच ही एयर ट्रैपिंग का काम करती है अरावली की पहाड़ियां दिल्ली के लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं। ये मेरा नहीं, ये भूवैज्ञानिकों का, परिस्थितिकी के विशेषज्ञों का मत है। उनका मानना है कि बेशक दिल्ली इन पहाड़ियों से घिरी हुई है और वहां की पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा की भी काफी है, लेकिन ये पहाड़ियां हमेशा एक जैसी ऊंचाई की नहीं है, बल्कि ऊंचाई और निचाई लगातार घटती बढ़ती रहती है। पहाड़ियों के बीच में दर्रे भी आते हैं जहां से हवा पास होकर निकल सकती है। फिर जो हमारे पर्यावरणविद हैं उनका कहना है कि यदि दिल्ली की ऊंची AQI यानी प्रदूषण की समस्या को हल करना है तो उसका हल अरावली पहाड़ियों की बलि चढ़ाना नहीं है। हमें यह भी जानना चाहिए, यदि हवा बाहर निकलेगी, प्रदूषण वाली हवा बाहर निकलेगी, तो फिर नवंबर से जनवरी के महीनों को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी दिनों में दिल्ली की हवा को ठंडी कर वहां के
तापमान को संतुलित करने के लिए जो हवा राजस्थान की तरफ से आती है तो वो हवा भी आनी बंद हो जाएगी। अगर निष्पक्ष दृष्टि से विवेचन किया जाए तो जब हम अरावली की पहाड़ियों में खनन करेंगे, उनके पहाड़ों की ऊंचाई कम कर देंगे और इस तरीके से हो सकता है कि दिल्ली के प्रदूषण को कुछ दिनों के लिए कुछ राहत मिल जाए। लेकिन केवल नवंबर से जनवरी महीनों के बीच जो हवा की ट्रैपिंग की बात की जा रही है, उसके बाद का क्या? बाकी साल भर अरावली की पहाड़ियों की तरफ से जो ताजी हवा आती है और थार का मरुस्थल दिल्ली तक नहीं फैल रहा है, राजस्थान में उसका विस्तार अरावली की पहाड़ियों ने रोका हुआ है। हरियाणा और गुजरात के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। यदि इन पहाड़ियों का नुकसान होता है फिर यह भी तय मानिए कि मरुस्थल बढ़ेगा। जलवायु में एक बार फिर से ग्लोबल वार्मिंग का संकट और बढ़ जाएगा दिल्ली वालों के लिए भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें बड़े संयम के साथ, विवेक के साथ, दूरगामी दृष्टि के साथ समस्या का हल करना पड़ेगा। हालांकि न्यायालय ने विशेषज्ञों की राय के बाद अपना फैसला दिया है, लेकिन साथ ही साथ उसने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि इसमें एक और कमेटी बनाई जाए जो हर परिस्थिति को ध्यान में रख करके तय करे कि किस तरीके के पहाड़ों को संरक्षित रखना है और किस तरीके के पहाड़ों को संरक्षित नहीं रखना है। मुख्य बात यह है कि जीवन के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। पर्यावरण भी जरूरी है, हमें ताजी हवा मिले, प्रदूषण रहित हवा मिले तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ हमें औद्योगिक विकास चाहिए, सड़कें भी चाहिए, कारखाने भी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारे देश की प्रगति पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। यानी हमारी सरकारों को, लोगों को, पर्यावरणविदों को मिल बैठकर आपस में देश हित में, लोगों के हित में ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि हमारी प्रकृति भी संरक्षित रहे, हमारे पहाड़ भी संरक्षित रहें और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ तो सबको देवता माना गया है, वृक्ष देवता, पर्वत देवता, जल देवता, चंद्रमा देवता, आकाश देवता, और देवता हमें बहुत कुछ देते हैं तो उनकी पूजा हम करते हैं। पूजा से मतलब उनको हम संरक्षण देते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियों को बिना सोचे समझे संरक्षित भू संपदा से बाहर करना बहुत विनाशकारी निर्णय सिद्ध हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ उद्योग की गति, सड़क निर्माण की गति यदि रुक जाती है तो फिर इसका भी असर वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों पर पड़ना तय है। मैं निवेदन करता हूं आपसे, गुजारिश करता हूं आपसे, आप अपनी राय सरकार तक जरूर पहुंचाइए। आप किसी के कहने में मत आइए, चाहे कोई बड़ा पत्रकार है, नेता है, किसी दल विशेष का है, सरकार से जुड़ा है या सरकार का विरोधी है। आपको अपने आप सोचना है, पर्यावरणविदों की राय लेनी है और इस विषय में क्या किया जा सकता है, ये अपने सुझाव आप केंद्र सरकार की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, राज्य सरकार की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, मुख्यमंत्री के वेब पोर्टल पे भी डाल सकते हैं और अपने जिले के अधिकारियों को भी बता सकते हैं। क्योंकि जब चारों तरफ से एक सही आवाज उठेगी तो फिर उसे सुनना ही पड़ेगा, चाहे सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। उम्मीद करते हैं अरावली की भी रक्षा होगी, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सहित देश के सभी लोगों की रक्षा होगी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तभी तो हम इस देश को मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तो इस मुक्तक के साथ मैं अपनी बात कह करके आज की इस कड़ी को समाप्त करना चाहूंगा। बहार बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, निगहबानों की निगहबानी बहुत जरूरी है दोस्तों, निगहबानों की निगहबानी बहुत जरूरी है दोस्तों, इनका अगर बस चला तो वतन बेच देंगे। खैर, थोड़ी असमंजस, थोड़ी कश्मकश और देखते रहिए चैनल तीर्थकश।